विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास। ये बहुत जनरल क्वेश्चन भी है और यूपीएससी वालों के लिए खास तौर से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉ कितने तरह का है। तो हम बहुत डिटेल में ना जाके सबसे पहले इसका जो मेन बाइफर्केशन है वो देखेंगे। वो दो पार्ट में हम करते हैं इसको। एक करते हैं हम सिविल लॉ और दूसरा हम करते हैं क्रिमिनल लॉ। इसके अलावा सिविल के अंदर भी पार्ट्स हो जाएंगे, क्रिमिनल में भी कुछ क्वासाई क्रिमिनल होते हैं, तो वो सारे हम बाद में देखेंगे। लेकिन पहले इन दोनों को देखते हैं, किन केसेस को हम सिविल कहेंगे और किन को क्रिमिनल कहेंगे। हिंदी में यदि हम बात करें तो सिविल को हम दीवानी मुकदमे कहते हैं और क्रिमिनल को हम कह रहे हैं फौजदारी। तो अब यहां पर इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक टर्म समझते हैं। एक टर्म आती है इंजरी। तो इंजरी, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना। अब ये इंजरी यदि हम क्रिमिनल उस लॉ के अंदर बात करें तो इस इंजरी को डिफाइन किया है ऐसी कोई भी चोट, ऐसी कोई भी क्षति, ऐसा कोई भी नुकसान जो कहां हो रहा है आपके माइंड में हो रहा है, जिसको मानसिक कहते हैं। ठीक है। दूसरा बॉडी में हो रहा है, शरीर में कोई चोट मार दी, किसी ने मर्डर कर दिया, हड्डी वड्डी तोड़ दी, किसी भी तरह का और चोट पहुंचा दी, ये सब आ गया। हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, ये सब इसी में आएंगे। उसके अलावा तीसरा होता है कि आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया। आपका मकान हो सकता है, आपकी कोई चल अचल संपत्ति हो सकती है, मकान में आग लगा दी, मकान के अंदर कब्जा कर लिया, ये सब भी। ठीक है। मकान से आपको बाहर कर दिया, मकान को डैमेज कर दिया, आपकी कोई बाइक है, कार है और कोई प्रॉपर्टी है वो आपसे छीन ली, तो वो सब प्रॉपर्टी संबंधित आ जाएगा। और एक आएगा मेन रेपुटेशन संबंधित। तो इंजरी की डेफिनेशन के अंदर ये चारों चीजें आएंगी, माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन। मानसिक रूप से भी परेशान किया जा सकता है। कोई एक लड़की है, वो अपने घर से बाहर जा रही है, उसके आगे पीछे साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, कार चलाना, उसका पीछा करना, बार बार उसको मैसेज करना, उसे घर के सामने खड़े रहना, उस स्टैंड पे खड़े रहना, तो ये मानसिक रूप से उसको परेशानी कर रहा है। दूसरा बॉडी में मैंने बता ही दिया, प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, रेपुटेशन तो बहुत बड़ा कारण है। आपने देखा होगा जितने भी ये केसेस होते हैं, किसी दूसरे धर्म में शादी कर रहा है बच्चा, बेटा या बेटी, तो हम क्या करते हैं उसको, जिसको हम ऑनर किलिंग कहते हैं, झूठे मान सम्मान के लिए हम बच्चों को मार देते हैं। 18-20 साल तक बच्चा हमारे पास रहा है, हमने उसके लिए तकलीफ भी सही है, और फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि हम अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए कहते हैं ना कि ऑनर किलिंग तक कर देते हैं। तो ये सारी चीजें किससे एसोसिएटेड है? ये ह्यूमन बीइंग से एसोसिएटेड, हमारे साथ एसोसिएटेड है ये। तो ये सारी चीज, इसको हम किस में कहेंगे? इंजरी में। तो किसी भी तरह की, तो अब यदि जहां भी हम इंजरी वर्ड की बात करें तो वहां ये सारी चीजें आ जाएंगी, माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन। यदि किसी भी तरह से कोई भी इन चारों चीजों को डैमेज पहुंचाता है तो वो इंजरी आएगी और वो क्रिमिनल लॉ में आ जाएगा मेन। अब एक चीज और आती है सिविल लॉ। इस पे अब ये डिटेल में जाएंगे हम, धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझेंगे, सारी चीजें हमें समझ में आने वाली है। अब सिविल लॉ का एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे मान लो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो हमें बहुत सारे राइट्स देता है। तो उसमें मेन संविधान किस चीज की बात करता है? कि भेदभाव ना हो। और जो भेदभाव है, इनइक्वालिटी है, वो किसके आधार पर ना हो? वो कुछ चीजें कहता है, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रेजिडेंस के आधार पर, सेक्स के आधार पर, बर्थ प्लेस के आधार पर। इन चीजों के आधार पर क्या नहीं होनी चाहिए? इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए, भेद नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो आपको गारंटी देते हैं कि आपके साथ इन चीजों को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए, और यदि होता है तो उसकी रेमेडी है, आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं,
रिट के जरिए जा सकते हैं, 5 जो रिट्स हैं उनके जरिए जा सकते हैं। ये आपको पूरा अधिकार है। सेक्शन 19 आर्टिकल 19, उसमें आपको एक्सप्रेशन का अधिकार है, बोलने का। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते जैसे हमने अभी इंजरी की है ना, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि जिससे हमारी रेपुटेशन हार्म होती हो। झूठी आप किसी के बारे में बात बोले तो वो नहीं हो सकती। आप एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते, किसी घर में जबरदस्ती आपको जाने का तो राइट है, कहीं भी जा सकते हैं। आपको एसोसिएशन फॉर्म करने का राइट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस एसोसिएशन के जरिए आप कोई गलत काम करें। तो इलीगल चीज कोई भी आप नहीं कर सकते। इसके अंदर हम आगे इसको भी डिस्कस करेंगे, कौन सी चीज इलीगल है और कौन सी चीज इमोरल है। कई चीज लीगल हो सकती है और इमोरल हो सकती है, कई चीज इमोरल हो सकती है और वो इलीगल भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए कि यदि हम साधारण बात करें तो किसी भी शादीशुदा औरत के साथ संबंध बनाना या शादीशुदा पुरुष के साथ संबंध बनाना, तो ये क्या है, कानून की नजरों में अपराध नहीं है। इट इज नॉट इलीगल इन द आइज ऑफ लॉ, बट इन टर्म्स ऑफ मॉरलिटी इट इज। तो हम क्या करेंगे, जो पहले ही एडल्ट्री था वो अब ऑफेंस है ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति, 2 बालिग लोग हैं, शादीशुदा है, आपस में मत नहीं, किसी की पत्नी है और किसी और का पति है, या अनमैरिड है कोई, या एक मैरिड है एक अनमैरिड है, कुछ भी हो सकता है। यदि वो आपस में फिजिकल संबंध बनाते हैं तो ये ऑफेंस नहीं है। अभी ऑफेंस नहीं है, लेकिन समाज तो ऐसे नहीं चलता, समाज तो इसकी इजाजत नहीं देता। मॉरलिटी की नजरों के अंदर ये ऑफेंस है। यदि हम नैतिकता की बात करें तो उसमें ये अपराध है। अब इसका असर कहां पड़ता है, क्योंकि शादी का जो रिश्ता है उसका आधार क्या है, उसका आधार विश्वास है, ट्रस्ट है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा है। और यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर या अपने पति को छोड़कर किसी अन्य से संबंध बना रही है तो उसमें ट्रस्ट कहां रह गया, भरोसा कहां रह गया। तो जब ये भरोसा टूटता है तो शादी जैसी संस्था भी चरमरा जाती है। तो यहां पर आपको कानून एक प्रावधान दे रहा है, किसके अंदर, डिवोर्स में, कि यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो आप उसको अपराधी के तौर पे तो आप नहीं उसको रिकॉग्नाइज करा सकते, लेकिन आपको ये पूरी लिबर्टी है, आप उसके साथ रहे या ना रहे, दिस कैन बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। आप उससे डिवोर्स ले सकते हैं, आप उससे तलाक ले सकते हैं। तो कुछ कानून जो है यहाँ, डिवोर्स जो है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो डिवोर्स है, ये मॉरलिटी को तवज्जो दे रहा है, उस मॉरलिटी को। लेकिन क्रिमिनल लॉ के अंदर, बीएनएस के अंदर इसकी कोई अहमियत नहीं है। पिछली बार जो आईपीसी था हमारा, उस आईपीसी में इसको खत्म ही कर दिया गया था, एडल्ट्री को। अब ये क्यों खत्म किया गया, इसके भी अपने कारण हैं, उसके डिटेल्स में हम अलग वीडियो में जाएंगे, लेकिन यहां इतना समझ लो। अब हम आते हैं सिविल लॉ के ऊपर। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, इनको एंश्योर कराने के लिए इसकी ड्यूटी किसकी है, स्टेट के अंदर पीस को मेंटेन करने के लिए, स्टेट के अंदर शांति बनाए रखने के लिए ये जिम्मेवारी है स्टेट की। क्या मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी किसकी है, स्टेट की। अब ये भी है कि मान लो मैं किसी फर्म में काम कर रहा हूं और वहां पर उसने मेरी तनख्वाह नहीं दी 3 दिन की। वो कह रहा है आपने ढंग से काम नहीं किया, इसलिए मैं आपके 3 दिन की तनख्वाह काट रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैंने ढंग से काम किया। अब ये जो इश्यू है ए और बी के बीच में, ये इनका निजी है, तो इसका फैसला कैसे होगा, ए अपनी दलील देगा, बी अपनी दलील देगा, उसके हिसाब से फैसला हो जाएगा, और तीसरे पे कोई असर नहीं है इसका। मान लो एक कोई सी है, बी का दोस्त, उस पर क्या इफेक्ट होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। ए का कोई दोस्त है डी, उस पर कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन मान लो आपकी पड़ोस में कहीं कोई मर्डर हो जाता है या चोरी हो जाती है, तो चोरी हो जाती है तो आप भी तो इस बात का ध्यान रखोगे, सोने से पहले एक बार सारा इंश्योर करोगे, या जाने से पहले प्रॉपर ताला लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। क्योंकि ताजा चोरी हुई है, उसने क्या कर दिया, आपके अंदर एक भय बना दिया, एक डर जो है वो समाज के अंदर व्यापक हो गया। कोई मर्डर हो जाता है तो उससे भी आतंक हो जाता है, हर जगह वहीं उसी की चर्चा चल रही होती है, अखबारों के जरिए, चर्चा के जरिए। अभी कुछ दिनों पहले अभी एक किसी लड़की का रेप कर दिया, और रेप करने के बाद वो लड़का यूं ही घूम रहा था आजाद, तो उसके बच्चे को, और हंसता था, तो एक 14 साल के बच्चे को एक गवारा नहीं गुजरा, उसने पिस्टल लेके उसका मर्डर कर दिया। अब वो बात अलग है क्यों किया क्यों नहीं किया, लेकिन
वो दहशत, बहुत सारे सवाल खड़ा कर दिया उसने समाज के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर, कि ऐसी जरूरत ही क्यों पड़ी उस बच्चे को। यदि सही जुर्म का एनालिसिस हो जाता, सही समय पे एफआईआर हो जाती और कानून एक्शन ले लेता, तो शायद इस बच्चे को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां तक तो छोड़ो, अब सवाल एक और लग गया, ये बच्चा जिसने मर्डर कर दिया, पहली बार तो चलो जिस भी भावना में बहके किया हो, लेकिन आगे इसका भविष्य क्या रहेगा, इसको समाज कितनी मान्यता देगा, समाज इसको किस नजरिए से देखेगा, ये बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो क्रिमिनल जो है उसका इफेक्ट समाज पर एट लार्ज होता है। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है कि शांति बनाए रखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। अब मान लो कोई मर्डर हो जाता है, ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब इसमें एक कहानी और आती है, मान लो बी है, बी बहुत गरीब है, या बी एक भिखारी है, मान लो इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। अब बी का मर्डर यदि हो जाता है तो इसके लिए केस लड़ने वाला, इसके लिए आवाज उठाने वाला तो कोई भी नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, ए आजाद घूमेगा? नहीं, यहां स्टेट की जो जिम्मेवारी है वो पिक्चर में आती है। स्टेट कहता है कि कोई किसी भी स्टेटस का हो, किसी भी हैसियत का आदमी हो, कुछ भी हैसियत हो, यदि उसके साथ कुछ घटित होता है तो स्टेट विल प्रोसिक्यूट दैट मैन। उस आदमी को सजा दिलाने का काम स्टेट का है, स्टेट की जिम्मेवारी है। तो यहां पर हालांकि बी के पीछे कोई नहीं है, बी की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, तो भी इस व्यक्ति को स्टेट अंजाम तक पहुंचाएगी, इसको सजा दिलाएगी। अब सजा के तरीके क्या क्या है उसमें हम देखते हैं। क्रिमिनल के अंदर सजा, एक तो जिसको आप कहते हो जेल, दूसरा है फाइन, फाइन कर दिया, या जेल और फाइन दोनों, इम्प्रिजनमेंट जिसको कहते हैं आप, वो दोनों भी हो सकता है, या कम्युनिटी सर्विस भी हो सकती है। आजकल आपने देखा होगा कि किसी ने छोटा मोटा अपराध किया है तो उसके लिए कम्युनिटी सर्विस भी है। या एक और टर्म आती है एडमोनिश, सिर्फ धमकी देके, समझा के, डरा के, धमका के छोड़ दिया, एक ये होती है। और एक होती है इसके अलावा जिसको आप कहते हो नेक चलनी। अब मान लो परिवार के अंदर ही झगड़ा हो गया, चोटें मार दी गुस्से के अंदर आकर, लेकिन अब वो नहीं चाहते कि यदि जेल कर दी जाएगी तो परिवारों के अंदर गैप और बढ़ेगा, नफरत और बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति द्वेष और बढ़ेगा। तो क्या करते हैं, उसको किस पे छोड़ देंगे, नेक चलनी पर, कि 1 साल की हम आपको सजा दे रहे हैं इस अपराध की, लेकिन आपको जेल में नहीं डाल रहे, 1 साल तक आपने अपना नेक चाल चलन मेंटेन रखना है। यदि ये व्यक्ति आपकी शिकायत करेगा इस दौरान तो आपकी 1 साल की सजा लागू हो जाएगी, अन्यथा बाहर रह के, समाज में ही रह के कोई व्यक्ति आपकी बेल, कोई श्योरिटी लेगा और उस आधार पर आप समाज के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे। तो आपका जेल में जाने पे तो द्वेष बढ़ता, लेकिन अब कोई बात नहीं, नेक चलनी पे आप बाहर आ गए, तो प्रोबेशन पे जो आप बाहर आए, इंग्लिश में प्रोबेशन बोलते हैं, प्रोबेशन पे जो आप बाहर आए हो, इस ड्यूरेशन के अंदर आप अपने आप को मेंटेन करोगे और द्वेष भी आपका खत्म हो जाएगा। तो ये सारे प्रोविजन है। लेकिन अब सिविल के अंदर क्या होता है, ये हमने कुछ क्रिमिनल केस को डिस्कस किया, अब हम एग्जांपल से भी समझेंगे। मान लो आपका वोटिंग राइट है, आपको वोट देने का अधिकार है, और आपने वोट डाली, वोट डालने आप गए, और वहां जो बीएलओ था, ब्लॉक लेवल ऑफिसर था जो, उसने आपको अलाउ ही नहीं किया कि नहीं आप वोट नहीं डाल सकते, कुछ भी कह के, कोई भी रीजन था, आपको बड़ा आघात पहुंचा। अब आप इस मामले को लेकर वहां अधिकारियों के पास गए, अधिकारियों ने कहा भाई ऐसा है, ये बंदा तो 50,000 से जीता है, ए, बी और सी तीनों में चुनाव लड़े थे, सी की जमानत जब्त हो गई, बी और सी के बीच में अंतर जो है वो 50,000 वोटों का है, ए जीता है और बी, तो आप बताओ आप किसको वोट डालते? उसने कहा मान लो बी को, तो उसने क्या फर्क पड़ता है, 50,000 से हारा या 49,999 से हारा, तो भी एक ही बात है। और यदि मान लो जीता 50,000 से और 50,000 एक से जीत गया, तो क्या फर्क पड़ता है? अब आपके लिए हम चुनाव तो दोबारा करा नहीं सकते, क्योंकि चुनाव दोबारा कराने का खर्चा है 50 लाख रुपया, ये कौन वहन करेगा? लेकिन अब ये व्यक्ति जो है, ये इसको बड़ा बुरा लग रहा है कि चाहे जीते चाहे हारे, ऐसा थोड़ी है किसी के वोट पे लिखा हुआ है कि इसकी वोट से ही जीता है या इसकी वोट से ही हारा है, मेरा तो वोटिंग राइट था और ऐसे नहीं कर सकते। तो ऐसे में यदि गवर्नमेंट उसका सपोर्ट करती है, या हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट हमारी सपोर्ट करती है,
तो हमारी आस्था, हमारा विश्वास किस में बढ़ेगा? संविधान के अंदर बढ़ेगा, न्याय व्यवस्था के अंदर बढ़ेगा, सरकार के अंदर बढ़ेगा, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर बढ़ेगा। तो अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका एक ही है, कोई भी चीज जो हो चुकी है उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता। यदि उसको हम चेंज करेंगे या बदलेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। तो उसके अंदर एक प्रोविजन होता है कंपनसेशन का। तो अब यहां पर सिविल लॉ लागू होगा। सिविल लॉ कैसे लागू होगा? अब हम दोबारा तो इलेक्शन करा नहीं सकते इसके सेटिस्फेक्शन के लिए। मान लो इसको हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोबारा इलेक्शन करा देते हैं, तो दोबारा इलेक्शन में पैसा तो लग रहा है, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर मान लो 1.5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, तो 1.5 लाख लोग दोबारा परेशान होंगे, सारी सरकारी मशीनरी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, हम ऐसा चाहते हैं कि जो ऑफिसर जिसने गलत किया है उसको भी सबक लग जाए और इसको भी संतुष्टि हो जाए। तो ऐसे के अंदर हमारे पास रास्ता बनता है कंपनसेशन का। तो कोर्ट क्या करेगी, इसको 20,000 रुपए का कंपनसेशन या 30,000 रुपए का, ये एग्जाम्पलरी कॉस्ट है, उसका कंपनसेशन दिला देगी। और कंपनसेशन से इसको राहत मिल जाएगी कि गलत हुआ था उसकी भरपाई कर दी गई है इन द टर्म्स ऑफ मनी। एक्सीडेंट के केस होते हैं, एमएसटी के केस होते हैं, उसमें भरपाई का केवल एक ही तरीका होता है, बेटे के बदले में बेटा नहीं दिया जाता। किसी का बेटा यदि एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसको कंपनसेट किया जाता है किसी तरीके से करके, कि उससे जो इनकम आने वाली थी वो सारी चीज, तो इस तरह से करके। तो ये हो गया सिविल लॉ। तो सिविल लॉ के अंदर आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे आप कहीं नौकरी कर रहे थे, जो मैंने बताया था, नौकरी के अंदर जो डिस्प्यूट हो गया, आप किसी से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट है, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उस व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़ दिया या ढंग से पूरा नहीं किया, वो हो गया। या कंज्यूमर एक्ट के अंदर, कंज्यूमर एक्ट के अंदर भी कंपनसेशन का है, सजा का भी प्रोविजन है, पर जनरली कंपनसेशन का है। आपने गाड़ी ली, उसकी सर्विसेज वो ढंग से नहीं दे पा रहे, तो हम क्रिमिनल मुकदमा नहीं कर सकते। मेट्रोमोनियल केसेस है, उनमें भी क्वासा ही है, उनको पूरी तरह से ना क्रिमिनल के उसमें दर्जे में रखा गया है, ना उनको सिविल के दर्जे में रखा गया है, तो उसमें कुछ पनिशमेंट के प्रोविजन भी है। तो यहाँ पर तो मोटा मोटी यदि हम अंतर देखें तो सिविल जो है वो आपके पर्सनल राइट्स की बात करता है, और राइट तो वहां भी वायलेट है। आपको कोई भी किसी के सामने अपनी बात रखने की आजादी है, आपको कहीं भी जाने की आजादी है, वो सारी चीजें, लेकिन कोई आपको रोकता है, इंजरी पहुंचाता है, तो क्रिमिनल में आ गया। और दूसरी तरीके से आता है, तो जब जैसे मान लो हम रेपुटेशन की बात कर रहे थे, तो रेपुटेशन के अंदर भी दोनों चीजें बनेंगी। क्रिमिनल केस भी बन सकता है, आप केवल सजा दिला सकते हैं उसको, या आप कंपनसेशन का भी डाल सकते हैं, सिविल केस भी बन जाएगा कि आप कहते हैं कि मेरी रेपुटेशन को इतना डैमेज हुआ है। किन किन टर्म्स में हुआ है? वो जो डैमेज हुआ है वो इन द टर्म्स ऑफ कि इतने लोगों ने मेरी रेपुटेशन डाउन आई है, तो उसको कंपनसेट कैसे कर देंगे? इन द टर्म्स ऑफ मनी करेंगे, तो उसके ऊपर कुछ भार डाल देंगे। तो दोनों तरह से बन सकती है रेमेडी। क्रिमिनल बन गई तो उसको सजा मिल जाएगी यदि उसने ऐसा कुछ गलत बोला है तो, और यदि आप सिविल में जाते हैं तो आपको मनी के रूप में कंपनसेट कर दिया जाएगा। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर क्रिमिनल पीस बनाने का जो जिम्मा है वो स्टेट का है, और स्टेट इस बात को इंश्योर करती है कि किसी भी आदमी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, सब अपने अपने इंडिविजुअल तौर पर अपना अपना व्यवहार करें। यहां पर ये तो क्रिमिनल और सिविल लॉ को हमने समझा। अब जैसे मान लो एक चोरी हो गई आपके घर के अंदर, अब आपके घर के अंदर चोरी हो गई, तो आप क्रिमिनल लॉ अडॉप्ट करेंगे। तो क्रिमिनल में क्या हो सकता है? उसको सजा दिला दी, लेकिन अब माल रिकवर हुआ या नहीं हुआ, जो रिकवर पुलिस करेगी वो तो आपको दे देगी, लेकिन मान लो माल चोरी हुआ है 5 लाख का, पुलिस ने रिकवर की दिया है 2 लाख का, तो आपके पास कोई तरीका नहीं है क्रिमिनल लॉ के अंदर कि 3 लाख की वो रिकवरी कर सके। लेकिन मान लो किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, तो आप सिविल लॉ के जरिए, जैसे आपकी दीवार डैमेज कर दी किसी ने, कोई और चीज डैमेज कर दी, तो वहां पर आप क्लेम कर सकते हैं। वो आपके उसके बीच की बात है। तो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, ये जब हम आगे और बात करेंगे डीप डेप्थ के अंदर तो और अच्छे समझ में आएगा। तो बेसिक मोटे मोटे तौर के ऊपर सिविल लॉ आपके पर्सनल राइट्स की बात करता है, ठीक है। और ये जैसे कोई वैकेंसी निकली, गवर्नमेंट जॉब की निकली, उसमें आपने अप्लाई किया तो आपको वंचित कर दिया गया,
आप मेरिट में आपका नंबर नहीं आया, फिर आपने पता किया तो उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर गलत था। अब इस सिलेक्शन प्रोसेस को आप चैलेंज कर सकते हैं, तो ये सिविल रेमेडी में आएगा, क्योंकि सर्विस के लिए आप अधिकृत थे, आपका राइट बनता था और वो राइट आपको नहीं मिला, वो अधिकार आपको नहीं मिला, तो इसलिए आप सिविल में जा सकते हैं। लेकिन यदि इसी में पेपर आउट हो जाता है तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी बन गई, क्योंकि उसकी सीक्रेसी मेंटेन करना किसका काम है? ये गवर्नमेंट का या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है उसका है। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसका वो क्रिमिनल भी बन जाएगा। तो चीजों के अंदर क्रिमिनल एक्ट भी बन जाएंगे और सिविल भी बन जाएंगे। तो इस तरह से तो थोड़ा सा अंतर तो वो समझना पड़ेगा, बहुत कम में है, लेकिन मोटा मोटी ये है। और दूसरी बात ये है कि मेंटल एक कारण होना चाहिए ऐसा करने का, मेंस रिया और एक्टस रिया, ये हम अगली क्लास के अंदर समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।